चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना चैप्टर नंबर 1। आपके पास आपको बुक मिल गया होगा, नहीं तो बुक जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचने वाला है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है बच्चे सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई अंडर जीएसटी। ठीक है, आपके पास जो बुक अवेलेबल है वो यहां से आपके पास ये अवेलेबल होगा। आपको इसके अलावा कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी बुक को रेफर करेंगे। ठीक है, साथ में क्लास के दौरान मैं आपको बताऊंगा इसमें से भी क्या आपको पढ़ना चाहिए और क्या आपको छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसे पार्ट होंगे जहां बेयर एक्ट लिखा होगा। बेयर एक्ट मतलब क्या होता है, जो ओरिजिनल कानून में भाषा लिखी हुई है वही हमने आपको प्रिंट करके दिया है। तो बेयर एक्ट पोजीशन को आप चाहें तो पढ़ने से छोड़ सकते हैं। डिटेल्ड एनालिसिस जो हमारे बुक में है आप अपनी स्टडी वहां से करेंगे, मोर देन सफिशिएंट है। ओके, चलिए मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहला पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे टैक्सेबल इवेंट क्या होता है। टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, सबसे पहले मैं बात करूंगा टैक्सेबल इवेंट की डेफिनीशन क्या होती है। तो आप यहां लिखेंगे, सर आप ना लिखवाओ ज्यादा, बोलो हाँ, लिखने में हमें अच्छा लगता है। अच्छा से ज्यादा यह है कि आपके क्रक्स के पॉइंट आपके सामने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, क्लास में समझाने के साथ साथ लिखवा भी देता हूं। तो आप मुझे बताइए टैक्सेबल इवेंट किसे कहते हैं। तो आप बोलेंगे एनी ट्रांजैक्शन transactions or occurrence that results in a tax consequences that result in a tax consequences। इसका मतलब क्या हुआ, एनी इवेंट विच रिजल्ट्स इन टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस हम उसे क्या बोल देंगे, टैक्सेबल इवेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, टैक्सेबल इवेंट बोल देंगे। तो जीएसटी के अंदर अंडर जीएसटी टैक्सेबल इवेंट इक्वल टू क्या होता है, टैक्सेबल इवेंट इक्वल टू होता है बच्चे सप्लाई ऑफ किसका, गुड्स का एंड सर्विसेज का। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, कई बार गुड्स एंड सर्विस की कॉम्बिनेशन भी बेची जाती है। बोलिए यस और नो। जैसे एग्जांपल देते, मैंने एसी खरीदा, एसी क्या मैं खुद घर में लगाऊंगा या कोई इंस्टॉल करने आएगा, बोलिए कोई इंस्टॉल करने आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली उस गुड्स के साथ एक सर्विस भी मैं ले रहा हूं और दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे मिल रहा है। कई बार एसी की इंस्टॉलेशन सर्विस के चार्ज अलग होते हैं, कई बार कॉम्बिनेशन में होते हैं। आपको दुकानदार बोलेगा इंस्टॉलेशन फ्री है, ऐसा हो सकता है ना, तो वहां पर इस गुड्स एंड सर्विस की कॉम्बिनेशन आती है। अब सवाल ये उठा कि सर पुराने टैक्स सिस्टम में एक इवेंट हुआ करता था जिसका नाम था मैन्युफैक्चर। क्या
मैन्युफैक्चर। जब मैन्युफैक्चर हुआ करता था सर, तो मुझे बताओ मैन्युफैक्चर में जीएसटी जो लगेगा वो कैसे लगेगा? आपने यहां बोला सप्लाई, और मैन्युफैक्चर एक सप्लाई है नहीं, तो जीएसटी कैसे लगेगा? लॉ मेकर ने कहा यहां पर हम मैन्युफैक्चर हो, क्या हो? मैन्युफैक्चर हो तब भी, सेल होगा तब भी, रेंडरिंग ऑफ सर्विस होगा तब भी, रेंडरिंग ऑफ सर्विस हो या परचेज हो या एंट्री इनटू एंट्री इनटू a territory, a territory or state हो, इन सारे आइटम्स को एक नाम से जानेंगे। इन सारे आइटम्स को हम एक नाम से जानेंगे, और वो नाम क्या होगा? सप्लाई। वो नाम क्या होगा बच्चे? सप्लाई। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने फैक्ट्री लगाया और ये पेन मैन्युफैक्चर किया। ध्यान से देखिएगा, मैंने फैक्ट्री लगाया और ये पेन मैन्युफैक्चर किया, तो इस पर जीएसटी लगेगा। मैन्युफैक्चर की एक्टिविटी हुई, जैसे ही मैं इसको होलसेलर को बेचूंगा, मुझे जीएसटी कलेक्ट करके जमा कराना पड़ेगा। बोलिए यस और नो? मैं इसके रॉ मटेरियल को परचेज करूंगा और फिर इसको सेल करूंगा। तो जीएसटी के अंदर दो तरह की टैक्स की चर्चा होने वाली है। कौन कौन सी? एक आउटपुट टैक्स और दूसरा इनपुट टैक्स। बोलिए यस और नो? आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स। अब जरा ध्यान देना बेटा, यहां पर टैक्स की बात करेंगे, टैक्स की बात करेंगे तो एक टैक्स होगा आउटपुट टैक्स और दूसरा होगा इनपुट टैक्स। तो हमारी पूरी डिस्कशन में दो टैक्स की चर्चा रहेगी। आउटपुट टैक्स का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड बाय सप्लायर, टैक्स कलेक्टेड बाय सप्लायर, ठीक है? और टैक्स लाइबिलिटी ऑफ सप्लायर, ठीक है? और पर्सन, ठीक है? इसे आप बोलते हैं आउटपुट टैक्स। जब मैं बात कर रहा हूं इनपुट टैक्स की, तो इनपुट टैक्स क्या होगा? टैक्स पेड बाय रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, टैक्स पेड बाय रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। क्योंकि जीएसटी का कॉन्सेप्ट मॉडल क्या था? वैट मॉडल था। जीएसटी का मॉडल क्या समझाया था? वैट मॉडल था, वैल्यू एडिशन मॉडल था। तो हमारे यहां पर इनपुट टैक्स का कंसेप्ट है, और इसे हमें समझने के लिए सबसे पहले कैसे समझना होगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल है बच्चे, मैन्युफैक्चर हुआ 1,000 रुपए का गुड्स। कितने रुपए का? 1,000 रुपए का गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ, ठीक? इसको बेचा, ध्यान दीजिएगा, इसको बेचा 1,000 रुपए में मैन्युफैक्चरर ने। तो मैन्युफैक्चरर का सेल प्राइस क्या होगा? ठीक है, इसका सेल प्राइस हो गया 1,000 प्लस जीएसटी,
18% मान लीजिए तो कितना आएगा बच्चे? 180 रुपए। कितना इसका सेल प्राइस हुआ? 1180 रुपए। मान लीजिए मैन्युफैक्चरर मैं हूं मिस्टर मदन। ओके, मैंने क्या किया? शर्मा जी को सेल किया। ओके, शर्मा जी को सेल किया तो मैंने कितने में सेल किया? 1180 में सेल किया। अब शर्मा जी ने मैंने इसको परचेज किया, ठीक है, परचेज बाय मिस्टर शर्मा मान लीजिए। अब सोल्ड बाय मिस्टर शर्मा फॉर 1500 प्लस जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। मुझे बताइए कितना? 270 रुपीज का जीएसटी। शर्मा जी ने इसे सेल कर दिया 1770 पे। बोलिए यस और नो। अब मुझे बताइए यहां जो रेसिपिएंट है वो शर्मा जी है और एक पोजीशन इनकी सप्लायर की भी है। दो पोजीशन शर्मा जी की, एक रेसिपिएंट की, एक सप्लायर की। शर्मा जी के लिए दो तरह के टैक्स हैं। बताइए ये टैक्स क्या होगा इनका? आउटपुट टैक्स होगा। ये टैक्स क्या होगा? आउटपुट टैक्स होगा। जो 180 रुपए है ये टैक्स इनका क्या होगा? इनपुट टैक्स होगा। बोलिए यस और नो। अब आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स की क्या ट्रीटमेंट होगी? सरकार वैल्यू एडिशन पर टैक्स लेगी या पूरे पर टैक्स लेगी? सर वैल्यू एडिशन पर टैक्स लेगी। तो सरकार यहां वैल्यू एडिशन कितना किया शर्मा जी ने? 500 रुपए किए। कितने किए? 500 रुपए। तो सरकार के पास एडिशनल टैक्स कितना जाना चाहिए? 500 रुपए पर जो बनेगा जाना चाहिए। यानी सरकार क्या कहती है? कहती है जो तुमने इनपुट टैक्स जो तुम्हारे लिए है ना वो आउटपुट से तुम पहले माइनस कर लो और नेट लाइबिलिटी निकाल लो। तो नेट लाइबिलिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर हमें अपना आउटपुट टैक्स जो मेरा है ना माइनस करना पड़ेगा इनपुट टैक्स। क्या करना पड़ेगा? तो सर आउटपुट टैक्स है 270, इनपुट टैक्स है 180। हमारे पास जो टैक्स आया 90 रुपीज का नेट लाइबिलिटी आया शर्मा जी का, और शर्मा जी पे कर देंगे 90 रुपीज। और इस तरह से सरकार के पास टोटल कितना पैसा पहुंचा? बोलिए सरकार के पास टोटल कितना पैसा पहुंचा? 270 पहुंचा। कंज्यूमर ने शर्मा जी को कितना पैसा दिया? कंज्यूमर ने टैक्स के रूप में शर्मा जी को कितना पैसा दिया? क्या कंज्यूमर ने जितने जेब से सरकार के लिए पैसे दिए वो इनडायरेक्टली सरकार को पहुंच गए या नहीं पहुंच गए? पहुंच गए। इसीलिए इस प्यारे से टैक्स का नाम इनडायरेक्ट टैक्स है। बात समझ में आई हो तो बताइएगा। क्लियर है? यस। तो इसका मतलब यह है कि आप अगर देखें वैल्यू एडिशन 500 है, 18% निकालेंगे वैल्यू एडिशन का 500 का 90 रुपए ही आएगा। यस। तो क्या टैक्स वैल्यू एडिशन पर ही लगा शर्मा जी को? आंसर इज यस। और इस तरह से जीएसटी वैट मॉडल पे चलता है। बोलिए यस और नो। अगर मैं आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स थोड़ा सा पूछूं तो शर्मा जी के पीएल अकाउंट में मुझे बताओ सेल कितना होगा? 1770 सेल होगा या 1500 सेल होगा? सोचिए और बताइए। परचेज कितना होगा? सेल कितना होगा? साथ में मैं बैलेंस शीट भी शर्मा जी का बना देता हूं। ठीक है। मुझे बताओ, एक बच्चे ने मुझे कहा सेल में लिख दो आप 1770। क्या 270 रुपए शर्मा जी का सेल वैल्यू है?
क्या वो शर्मा जी के लिए लाइबिलिटी है? जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे शर्मा जी? हाँ, अभी जो 270 आपने 1770 रुपए का सेल किया, 1770 ये जो सेल किया, इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे आप? बच्चे ने मुझे बोला है मैं बच्चों का टाइपिस्ट हूं अभी, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिख दूं। अब मुझे और क्या बताओ, बताओ क्या लिखूं मैं? क्या लिखूं? सोचिए और बताइए। गलत करना आपकी अभी पूरी जिम्मेदारी है। क्यों? अभी उम्र है तो कर ले गलती से मिस्टेक, ऐसा कुछ गाना था, है ना? तो अभी आपकी वो उम्र है जहां आप गलती कर सकते हैं। जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो गलती करने का मौका नहीं मिलेगा। ओके? नहीं हो सकता है। ठीक है, अकाउंट्स में आपको पढ़ाया गया होगा, सेल को रेवेन्यू रिकॉग्निशन इंड एस कराया गया कि नहीं कराया गया? हाँ, अभी नहीं कराया गया, कराया जाएगा। ओके? तो वहां कहा जाएगा कि जो भी टैक्स आपकी लाइबिलिटी है, जो आपको सरकार को पे करना है, वो रियल में आपकी नहीं है। ओके? इसलिए उसकी लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी और आप लिखेंगे आउटपुट जीएसटी। अभी फिलहाल मैं जीएसटी लिख रहा हूं, बाद में इसे जब इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट होगा तो आईजीएसटी होगा या सीजीएसटी एसजीएसटी हो सकता है। अभी मैं मान के चलता हूं शर्मा जी ने इंटर स्टेट सप्लाई किए तो आईजीएसटी कर दिया। ठीक है? तो बताओ बैंक में कितने पैसे आए? मेरा अपना पैसा कितना है शर्मा जी का? लाइबिलिटी कितनी है? यही होगा। बोलिए यस और नो। परचेज की एंट्री क्या करेंगे शर्मा जी? बच्चे ने बोला परचेज डेबिट। आप सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, जर्नल एंट्री तो आपको याद होनी चाहिए, पर याद क्या, आनी चाहिए। अकाउंट से आप सारे बच्चे खेलते हैं। क्या लिखूं मैं? परचेज में कितना डेबिट करूं? 1180 करूं? क्या मेरा परचेज 1180 का है? नहीं। एक टैक्स ऐसा है, एक टैक्स इसमें ऐसा है जो मैं फ्यूचर में अपनी लाइबिलिटी से एडजस्ट करूंगा। बोलो यस और नो। ऐसा कोई भी आइटम जो फ्यूचर बेनिफिट दे उसे एसेट बोलते हैं ना? बोलिए यस और नो। ऐसा कोई भी आइटम जो फ्यूचर में बेनिफिट दे, आज मैं परचेज कर रहा हूं तो उसे एसेट बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो आप उसे एसेट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो आप लिखेंगे यहां पर, मान लीजिए शर्मा जी ने इंटर स्टेट परचेज भी किया तो इनपुट आई जीएसटी 1000 रुपए, 180 रुपए और टू बैंक कर दिया शर्मा जी ने 1180 रुपए। बोलिए यस और नो। बैलेंस शीट पीएल में कितना लिखूं अब तो पता चल गया। अब बताओ पीएल में कितना लिखूं? सेल में, परचेज में 1000, बैलेंस शीट में बताइए, बैलेंस शीट में अभी मैं कुछ लिखूं क्या? सर अभी तक तो जितना किया उसके अनुसार इनपुट, मेरा इनपुट आईजीएसटी का क्या है? एसेट है। कितना? 180। आउटपुट आईजीएसटी की लाइबिलिटी है। बोलिए यस और नो। कितने? 270। ओके? ये बैलेंस शीट भी बन गया, पीएल भी बन गया, शर्मा जी का नेट प्रॉफिट भी निकल गया। बताओ 500 रुपए ही अपने ऐड किए थे इन्होंने। बोलो ना यस और नो। क्या ये बातें आपको समझ में आई? इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा था? जीएसटी का पैसा अपना पैसा नहीं है। जीएसटी का पैसा
अपना पैसा नहीं है, तो उसको हम अपनी बुक्स में कभी भी इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ओके। दूसरी बात, जीएसटी पे किया है तो उसको मैं फ्यूचर की लायबिलिटी से एडजस्ट करूंगा, तो उसको खर्चे में मैं शामिल नहीं करके एसेट बना दूंगा। बोलिए यस और नो। इतनी बातें समझ में आई अभी? हाँ, हाँ, ऑब्वियसली। हम्म। बताओ मुझे, मैं कौन हूं? सप्लायर हूं, शर्मा जी हूं मान लो थोड़ी देर के लिए। मैं अगर शर्मा जी हूं, मैंने कस्टमर से पैसे लिए इसलिए कि मैं कलेक्शन एजेंट हूं सरकार का। बोलिए यस और नो। जब मैं कलेक्शन एजेंट सरकार का हूं, टैक्स पे करूंगा सरकार को, तो मैंने जैसे ही पैसे ले लिए, मैं उस पैसे का कस्टडियन हूं। बोलो ना हाँ। मेरे लिए वो लाइबिलिटी है, मेरे लिए वो मेरा इनकम नहीं है। ओके। तो मैं पे करूंगा और उसे लाइबिलिटी तब तक रखूंगा जब तक पे नहीं हुआ। ओके। मंथ एंड में जब मुझे 20 तारीख को पेमेंट करनी पड़ेगी इस आईजीएसटी की, तो मेरी नेट लाइबिलिटी कैसे निकलेगी? नेट लाइबिलिटी निकलेगी आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट। बताइए, 270 माइनस 180, 90 रुपए आप यही निकालोगे और पे कर दोगे। बोलिए यस और नो। यस। और जब आप ये पे कर दोगे तो आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, पेमेंट की एंट्री। बोलिए यस और नो। तो पेमेंट की एंट्री कैसे होगी देखना जरा। पेमेंट की एंट्री होगी लाइबिलिटी में आउटपुट आईजीएसटी डेबिट। कितने? 270। लाइबिलिटी कितनी है? 270। इनपुट से पेमेंट कितनी है? 2 इनपुट आईजीएसटी 180। बताओ 2 बैंक करना पड़ेगा। अब मेरे पैसे बैंक से जाएंगे तो मैं 90 रुपए यहां लिख दूंगा। अभी जो मैंने बताया ये जनरल अकाउंटिंग है, ये इनडायरेक्ट टैक्स की अकाउंटिंग नहीं है। ये जो मैंने बताए ये एक अकाउंटेंट का बनाया हुआ अकाउंट है। ओके। लेकिन जब इसको मैं एक इनडायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट के नाम से बनवाऊंगा, तो आपका ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना यहां पे, ये पूरा बदल जाएगा। बात समझ में आई क्या? ठीक है। लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको जीएसटी की लाइबिलिटी तक पहुंचने में अभी कम से कम 25 लेक्चर लगेंगे, 25। ठीक है। तब जाके आपको मैं समझाऊंगा कि जीएसटी का जर्नल एंट्री आप कैसे करेंगे। ओके। अभी अकाउंटेंट के नजरिए से इस एंट्री को यहां तक दिमाग में रखेंगे, वापस इस डिस्कशन पे हम लोग आएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलिए, क्या इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स आप लोग समझ गए या नहीं समझ गए? ठीक है सर। अब यहां से आगे हमारी डिस्कशन जो होने वाली है बच्चे, वो है आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनीशंस की। बिना डेफिनीशंस आप चल ही नहीं सकते लॉ में। ठीक है। क्योंकि जो आप कॉमन लैंग्वेज में मीनिंग समझते हो, लॉ में उसका मीनिंग कुछ और होगा। ओके। लॉ में उसका मीनिंग कुछ और होगा। तो हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं पता है तो आप उस वर्ड को पढ़ के निकल जाओगे,
और आपको लगेगा अच्छा सिंपल है, मैं ऐसा लिख दूंगा। लेकिन अगर आपने वो मीनिंग ढंग से समझ ली है तो आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, फिर आप जैसे इफ बट अभी समझाया था वैसे ही आप समझेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने बोला था कि गुड्स की डेफिनेशन है, सर्विस की डेफिनेशन है। ठीक है, आप लोग लॉ पढ़ के आए हैं, बोलिए ना यस। डेफिनेशन कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेफिनेशन? तो मीन्स वाले को क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग लॉ की भाषा में क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। जब कोई भी डेफिनेशन मीन्स की लैंग्वेज से शुरू हो तो उसे क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। जब कोई भी डेफिनेशन इंक्लूड्स वर्ड से शुरू हो तो उसे क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव डेफिनेशन। क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव डेफिनेशन। और जब कोई भी डेफिनेशन मीन्स एंड इंक्लूड से चल रहा हो ऐसे डेफिनेशन को हार्मोनाइज्ड बोलते हैं। ठीक है, तो हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन उसे आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। लॉ को मीन्स एंड इंक्लूड्स दोनों लेके चलना पड़ता है। तो अब सवाल यह है कि हमें जो गुड्स की डेफिनेशन पढ़ाई गई थी वो हार्मोनियस है? आंसर इज यस, क्योंकि पहले मीन्स बताया फिर इंक्लूड्स बताया। अब आपको मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन दिखाता हूं लॉ की क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, अब हमारी दिमाग को समझने पे लगाना है। प्लीज, मैंने बोला गुड्स की डेफिनेशन याद करिए, मैंने बोला था एवरी काइंड ऑफ, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यही बोला था। यस, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज लिखा था, यहां लॉ लिखता है अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। ओके, सेक्शन सर हम याद करेंगे क्या? यदि आप ब्रिलियंट हैं और याद रख सकते हैं तो आपसे बढ़िया बच्चा कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, और अगर आप याद नहीं रख सकते तो कम से कम इतना तो याद रखेंगे कि सेक्शन 2 में वेरियस क्लाउजेस है और उसमें डेफिनीशन है, तो सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग डेफिनीशन है। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर इन्होंने आगे इंक्लूड्स लिखा, तो बताइए मैंने अभी एक्शनेबल क्लेम लिखवाया था वहां पर, इसके अलावा बड़ी सारी इंक्लूजन दिया है टू क्लैरिफाई द मीनिंग। ओके, जैसे ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स है। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा हो कैसे सकता है? हमारे खेत में गेहूं लगा हुआ है, बताइए गेहूं कोई गुड्स है क्या? लेकिन आपका दिमाग अभी कॉमन मैन की तरह तो ये कह रहा होगा वो गुड्स नहीं है। लेकिन हमारे लॉ में कहा गया कि ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स है। ग्रोइंग क्रॉप्स क्या है? गुड्स है। ओके, ग्रास गुड्स है। बैम्बू क्या है? ग्रास है या प्लांट है या ट्री है? बैम्बू किस में आता है पता है आपको? ग्रास में आता है बैम्बू। ओके, और उसको गुड्स की डेफिनेशन में रखा गया है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। कोई भी थिंग्स जो अटैच्ड टू द लैंड है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड है, लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो तो हम उसे गुड्स मान लेंगे। कौन सी गुड्स कंडीशन? कहता है ऐसा गुड्स जो अभी तो लैंड में अटैच्ड है लेकिन एक एग्रीमेंट कर रखा है हमने, फ्यूचर में उसे मैं लैंड से सेपरेट करूंगा और आपको सेल कर दूंगा। बोलिए यस और नो। अगर एक एग्रीमेंट आज परसिस्ट करती है तो हम क्या बोलेंगे? वो गुड्स है। एक एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा, मेरे खेत में शुगर केन है।
गन्ना है, ठीक है। न्यू इंडिया शुगर मिल्स ने मुझसे कांटेक्ट किया, ठीक है। उसने बोला कि आप अपने खेत का गन्ना मुझे बेचेंगे, गन्ना का भी प्लांट है छोटा छोटा, ओके। लेकिन मैंने बोला ठीक है, आज एग्रीमेंट कर लेते हैं, 300 रुपए पर क्विंटल मैं आपको सेल कर दूंगा जब ये गन्ना रेडी हो जाएगा। ये एग्रीमेंट साइन हो गया तो वो गन्ना लगा हुआ पौधा जो अभी है वो गुड्स की डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा? यस, गुड्स की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। मेरे पास सैंडलवुड का प्लांट है, चंदन के प्लांट है, ओके। मैंने लक्स कंपनी से कांटेक्ट किया है, लक्स साबुन आप लोग जानते ही होंगे, हाँ। तो मैंने उससे कांटेक्ट किया है क्या कि चलो एक काम करते हैं, जब ये सैंडलवुड तैयार हो जाएगा तो मैं आपको बेच दूंगा, आप इससे बढ़िया सा साबुन बनाना, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बताइए अभी मेरे प्लांट जो अभी थिंग्स अटैच्ड टू द लैंड है, क्या वो गुड्स की डेफिनेशन में आएगा? बोलिए यस और नो। यस सर। तो आई थिंक कि जब आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या एक कंडीशन होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ एग्रीमेंट फॉर सप्लाई अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सप्लाई अंडर कॉन्ट्रैक्ट है तो गुड्स है, अदरवाइज थिंग्स अटैच्ड टू द लैंड है और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप उसे गुड्स नहीं मानेंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। इतनी बातें क्लियर, आपका गुड्स का डेफिनेशन यहां कंप्लीट। सर अब सर्विसेज की डेफिनेशन बताइए। मैंने बोला था कोई भी ऐसा आइटम जो गुड्स ना हो, मनी नहीं हो और सिक्योरिटीज नहीं हो। गुड्स नहीं हो, मनी नहीं हो एंड सिक्योरिटीज नहीं हो, यही बताया था। यस, लेकिन यहां पर सरकार ने एक इंक्लूड किया है डेफिनेशन। क्या? ध्यान से देखिएगा। मनी गुड्स है? बताओ जल्दी। नहीं, मनी गुड्स नहीं है। मनी सर्विसेज हैं? नहीं है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, मैं मंदिर के गेट पे बैठ जाता हूं, ठीक है। ये मंदिर है, मंदिर के गेट पे मैं बैठ गया, मेरे पास 10-10 रुपए के नोट हैं। कितने हैं? 10-10 रुपए के नोट हैं, ओके। चलिए अब आप आ गए, मंदिर में जाएंगे, आपको हर मूर्ति के आगे चढ़ावा चढ़ाना है, क्लियर। आपके पास 500 रुपए के नोट हैं। अब आप क्या करोगे? 500 रुपए को क्या कराओगे? डिनोमिनेशन चेंज कराओगे। बोलो यस और नो। मेरे पास आओगे या नहीं? यस, मैं बैठा हूं, मैं बोलूंगा 500 रुपए दे दो और 450 रुपए ले लो। बोलो ऐसा ही होगा? 450 रुपए मैंने आपको नए नोट दे दिए और 500 रुपए मैंने आपसे चार्ज कर लिए। बताइए मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड किया या मैंने कोई गुड्स सेल किया? सोचिए जरा, मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड किया या मैंने कोई गुड्स दिया आपको? मैंने सर्विस प्रोवाइड किया। क्या? करेंसी एक्सचेंज कर दिया मैंने, ठीक है। मनी डिनोमिनेशन चेंज कर दिया आपका। क्या कर दिया? डिनोमिनेशन चेंज कर दिया आपका, ओके। जब मैंने डिनोमिनेशन चेंज किया और उसके बदले में कोई कंसिडरेशन लिया तो लॉ मेकर कहते हैं दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। इसीलिए यहां पर इन्होंने इंक्लूड किया एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी। एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी सर्विस माना जाएगा। कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश और बाय एनी अदर मोड, ठीक है। तो कन्वर्जन किसे बोलेंगे? कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन करेंसी टू अनदर करेंसी। कोई मिस्टर एंडरसन है, वो आए, डॉलर दिया, मैं ऑथराइज्ड एजेंट हूं, मैंने उसको INR दिया। बताइए मैं उसके लिए कोई सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज करूंगा या नहीं करूंगा? यस, मैं अपना कमीशन चार्ज करूंगा, एक्सचेंज कमीशन, और इसके लिए जो पैसा मैं चार्ज करूंगा वो कंसिडरेशन होगा। और मैंने क्या दिया? सप्लाई ऑफ सर्विस किया। क्यों? क्योंकि करेंसी एक्सचेंज में मैंने काम किया।
डिनोमिनेशन चेंज में मैंने अगर काम किया, जैसे मैंने 500 के बदले 450 आपको दिया, ये मेरा डिनोमिनेशन है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह के काम अगर होते हैं, कंसिडरेशन मस्ट बी चार्ज। यहां ये ध्यान रखना है, कंसिडरेशन चार्ज होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन के बिना कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो सर्विस नहीं है। एग्जांपल लिख लीजिए, आपने मुझे 500 के नोट दिए और आपने कहा इसे खुले कर दो। मैंने 500 रुपए के नोट दिए आपको। बताइए कोई सर्विस दिया आपको? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैंने कोई भी कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया आपसे। मैंने कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया तो मेरा यहां पर वो सर्विस की डेफिनेशन से बाहर हो गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कई बार कि जहां पर एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन हो, करेंसी एक्सचेंज हो रहा हो, क्या वहां सप्लाई ऑफ सर्विस है? आप बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, एज पर डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 102। ठीक है बच्चे, इतनी बातें समझ आई? बोलिए यस और नो। हाँ, इसलिए कि कुछ ऐसे आइटम भी हो सकते हैं जो ग्रोइंग क्रॉप्स भी ना हो और ग्रास भी ना हो। हाँ, कुछ ऐसे आइटम हो सकते हैं जिसे हम दूसरे नाम से जानते हो। तो लॉ मेकर अपनी स्किन सेव करने के लिए कल के डेट में टैक्स चोरी करने का कोई तरीका ना निकाल ले, इसलिए वो ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, एक्चुअल में एडवोकेट हमारे देश में एक ऐसी कम्युनिटी है जो इसमें से बात के खाल निकाल सकती है। बोलिए यस और नो। आपको क्या लगता है इस डेफिनेशन पे कपिल सिब्बल कितने देर बहस कर सकते हैं? सोचिए जरा। कपिल सिब्बल एक एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, बड़े एडवोकेट हैं। आप मुझे बताओ, ये गुड्स की डेफिनेशन पर अगर मैं उनको चैलेंज करने बोलूं कि इस डेफिनेशन को चैलेंज करो और बताओ कि एक्शनेबल क्लेम सन्ड्री डेटर्स कैसे गुड्स हो सकता है, चैलेंज करो भाई। सन्ड्री डेटर्स एक्शनेबल क्लेम है? एक्शनेबल क्लेम कैसे हो सकता है डेटर्स? मूवेबल प्रॉपर्टी है, कैसे? मैंने कोई सामान आपको सेल किया 100 रुपए का, आपने मुझसे उधार खरीदा, कल आप मुझे पैसे दोगे। जब मैंने सेल किया तो जीएसटी लिया था कि नहीं लिया था? सोचिए जरा, मैं जब आपको सेल कर रहा हूं तो क्या इस पर जीएसटी मैंने कलेक्ट किया था? इनवॉइस जब मैंने आपको काटा तो मैंने 100 रुपए प्लस 18 रुपए जीएसटी भी तो लिया आपसे। जैसे ही मैंने आपको इनवॉइस काट दिया, सरकार मुझसे 18 रुपए ले लेगी या नहीं लेगी? लेकिन मेरे डेटर्स में कितना खड़ा होगा? 118 रुपए। दूसरी लैंग्वेज में तुम क्या कह रहे हो? सन्ड्री डेटर्स आपका क्या है? एक्शनेबल क्लेम है। और एक्शनेबल क्लेम क्या है? गुड्स है। तो आपका नाम मेरे किताब में लिखा है, सन्ड्री डेटर्स के ग्रुप में मैंने लिखा। आप बताओ वो एक्शनेबल क्लेम गुड्स कैसे है? इस पर चैलेंज हो सकता है नहीं हो सकता? ठीक है, 3 दिन बहस कर सकते हो। कितने दिन? 3 दिन भी इस बात पर 3 दिन बोला जा सकता है। यह होता है लॉ बेटा। ठीक है, लॉ में आप जब दिमाग से सोचोगे तभी चलेगा काम। लॉजिक आपको अपना लगाना पड़ेगा, नहीं तो प्लेन रीडिंग करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं लगेगा। हाँ ठीक तो है, अच्छा लिखा है, ठीक है, अच्छा तो लिखा है। अब मैंने चैलेंज कर दिया आपके सामने, तो अब आपको लग रहा होगा कि बात तो सही कह रहे हैं सर। बोलिए यस और नो। तो कोई इस चीज को चैलेंज ना करे कि मान लीजिए ग्रोइंग क्रॉप्स लिख दिया हमने, ग्रास भी लिख दिया, और कोई एक ऐसा मान लीजिए महाराष्ट्र में है या कोई असम में है, वो
कुछ ऐसा ग्रो कर रहा है जो क्रॉप्स की डेफिनेशन में भी नहीं है। ठीक है, क्रॉप्स भी तो कहीं डिफाइन है या नहीं है। अब वो क्रॉप्स की डेफिनेशन जब पढ़ने जाएंगे तो उसमें है नहीं, ग्रास की डेफिनेशन पढ़ने जाएंगे उस लॉ में, क्योंकि जीएसटी लॉ तो बताया नहीं, जीएसटी लॉ साइलेंट है, तो मुझे दूसरे लॉ से पढ़ना पड़ेगा या जनरल इंटरप्रिटेशन लगानी पड़ेगी। जब उसमें भी वो क्रॉप और ग्रास की डेफिनेशन से बाहर आ गया, फिर भी थिंग्स अटैच्ड टू द लैंड है, तो क्या करेंगे उसे, गुड्स मानेंगे या नहीं मानेंगे? गुड्स मानेंगे। तो लॉ मेकर अपनी सेविंग के लिए इस तरह की बातें लिख देते हैं रेसिडुअल पार्ट में। ठीक है, अभी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम चीज जैसे ही मैं बोलूंगा बोलोगे ये तो ग्रोइंग क्रॉप्स है, क्योंकि आपके नजर में वो अभी ग्रोइंग क्रॉप्स है। किसी भी कंट्री के किसी पार्ट में वो ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी स्टेट की डेफिनेशन में नहीं हो सकता है, तो वो तो फिर हमारे लिए खड़े हो जाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं ये तो मेरा ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं है, और थिंग्स अटैच्ड टू द लैंड लिखा नहीं इसलिए छोड़ दो, इसे गुड्स मत मानो। तो ऐसा नहीं हो सकता। लॉ मेकर ने बोला हम इसे गुड्स मानेंगे, डेफिनेशन का एरिया वाइड कर दिया। क्लियर है सर? आगे बताइए। मैंने अब बोला यहां पर कि मनी के बदले मैंने मनी दे दिया, मनी के बदले मनी दे दिया। मनी गुड्स नहीं है, मनी सर्विस भी नहीं है। मनी के बदले मनी दिया, मनी ना गुड्स है ना सर्विसेज है। तो आप मुझे बताओ, मैंने सर्विसेज दिया, ये कब डिसाइड होगा? जब मैंने उस मनी के बदले, मनी देने के बदले कुछ कंसिडरेशन चार्ज किया। ठीक है बच्चे, देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन। आगे बढ़ेंगे। सर्विसेस इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज। अब सोचो जरा, मुझे रिलायंस का शेयर खरीदना है आज। क्या खरीदना है? कैसे खरीदूंगा रिलायंस का शेयर्स? कौन से प्लेटफॉर्म से? एंजल ब्रोकिंग बच्चे ने बोला। ठीक है, एंजल ब्रोकिंग में क्यों जाऊं मैं रिलायंस को पैसे भेज देता हूं, वो मुझे शेयर भेज दे। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैंने उसका शेयर तो यूं ही खरीद लिया, पैसे दिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया। ठीक है, जब अंबानी साहब ने रिलायंस बनाया था उस समय भी ऐसा ही किया, लेकिन आज का सिनेरियो अलग है। ठीक है, आज मैं डायरेक्ट रिलायंस को कोई एप्लीकेशन दूंगा तो वो मुझे शेयर नहीं देंगे, क्योंकि इसके तरीके हैं। बाजार में ब्रोकर बैठे हैं। कौन बैठे हैं? ब्रोकर बैठे हैं। वो ब्रोकर्स हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और डीमैट अकाउंट पहले हमें खोलना पड़ता है, क्योंकि शेयर्स सारे के सारे डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में हैं। ठीक है, तो मैं शेयर्स खरीदूंगा डीमैट अकाउंट खोलने के बाद। उसके लिए ब्रोकर हमसे क्या चार्ज करेगा? ब्रोकरेज चार्ज करेगा। एंजल ब्रोकिंग हमसे क्या चार्ज करेगा? ब्रोकरेज चार्ज करेगा। लॉ मेकर कहते हैं ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? फैसिलिटेटिंग एंड अरेंजिंग इन सिक्योरिटीज। ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस को आपको कोई फैसिलिटेट कर रहा है। सिक्योरिटीज ना तो गुड्स है ना सर्विस है, लेकिन उसको परचेज करने के लिए यदि कोई आपको फैसिलिटेट कर रहा है, उसके लिए वो आपसे कोई भी अमाउंट चार्ज कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि उसने आपको सर्विस प्रोवाइड किए हैं। तो क्या सर्विस की डेफिनेशन वाइड है? बोलिए यस, सर्विस की डेफिनेशन बहुत ही वाइड है। ओके बच्चे, अब जरा ध्यान देना। मैं गया रेस्टोरेंट। कहां गया? रेस्टोरेंट। मैंने खाना खाया, मैंने ऑर्डर किया, मेन्यू कार्ड लिया, दाल मखनी एक, ठीक है, शाही पनीर एक, 2 नान ले आओ। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, ये जो मैंने ऑर्डर किया, मैं गुड्स कंज्यूम कर रहा हूं सर्विस या सर्विस कंज्यूम कर रहा हूं? सोच के बताओ, मैं गुड्स कंज्यूम कर रहा हूं या सर्विस कंज्यूम कर रहा हूं? हाँ जी सर, आप गुड्स भी कंज्यूम कर रहे हो और आप सर्विस भी कंज्यूम कर रहे हो।
ठीक है, क्योंकि वो गुड्स बिना सर्विस के सर्व नहीं की जा सकती। और ऐसे सिचुएशन में फिर लॉ मेकर को ये भी बताना पड़ेगा कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स मानोगे या सप्लाई ऑफ सर्विस मानोगे। बोलो यस और नो। ठीक है, तो इसी चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे, अभी तो आपने गुड्स एंड सर्विस अलग अलग किए, लेकिन एक एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको प्रूव किया जहां गुड्स भी इन्वॉल्व है एंड सर्विसेज भी इन्वॉल्व है। तो लॉ मेकर को यह भी बताना पड़ेगा कि कोई भी सप्लाई गुड्स का है या सप्लाई सर्विसेज का है या सप्लाई बोथ का अगर रहने की सिनेरियो में क्या हो जाएगा, आप उसे क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे या सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। ठीक है, क्योंकि बोथ को आप टैक्स नहीं कर सकते। बोथ को कैसे टैक्स करेंगे, या तो सप्लाई ऑफ सर्विस होना चाहिए, नहीं तो सप्लाई ऑफ गुड्स होनी चाहिए। तो जहां दोनों इन्वॉल्व है वहां पर यह देखा जाएगा कि गुड्स कंपोनेंट मेजर है या सर्विस कंपोनेंट मेजर है, गुड्स कंपोनेंट मेजर है या सर्विस कंपोनेंट मेजर है। यह देखते हुए डिसाइड किया जाएगा कि इसे लॉ मेकर कहां रखते हैं। ओके, तो इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ओके बच्चे, इतनी बातें समझ में आई क्या? तो अभी तक हमने सिर्फ कितने डेफिनेशन किए? 2। अगला डेफिनेशन, मैन्युफैक्चर किसे बोलते? मैन्युफैक्चर सोचिए जरा, किसे बोलेंगे? सर ये तो सिंपल है, रॉ मटेरियल से कोई फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसे मैन्युफैक्चर बोल देंगे। बोलो ना, हाँ हाँ हाँ, रॉ मटेरियल या कोई भी इनपुट यूज कर लेंगे और उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसे हम क्या बोल देंगे? मैन्युफैक्चर। हो गया, न्यू प्रोडक्ट वहां आ जाएगा। बोलिए यस और नो। कहीं पर न्यू प्रोडक्ट आया या नहीं आया, यह कैसे पता चलेगा? सोचिए और मुझे बताइए। एकदम दिमाग अपना पूरा खोल के रखो और बताओ कि क्या है, कहीं नया प्रोडक्ट आया या नहीं आया, ये कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ, बच्चे ने कहा कि जो प्रोडक्ट मुझे बनाना था वो बना या नहीं बना, यानी कि बच्चे यहां क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं? यूज टेस्ट करना चाह रहे हैं। क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं? यूज टेस्ट। अगर यूज बदल गया तो मैन्युफैक्चर हो गया, यूज नहीं बदला तो मैन्युफैक्चर नहीं हुआ। बोलिए यस और नो। मैं ऐसा कह सकता हूं? एग्जाम्पल, रेमंड के शोरूम में मैं गया, मैंने वहां पर फैब्रिक लिया। क्या लिया? फैब्रिक्स। फैब्रिक्स को मैं एज इट इज पहन सकता हूं क्या? नहीं पहन सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा? टेलरिंग करानी पड़ेगी। बोलिए यस और नो। मैं टेलर को दिया क्या? फैब्रिक। उसने क्या लगाया? बटन्स एंड धागे, और उसने अपनी एक्सपर्टाइज लगाई और उसे शर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बोलिए यस और नो। अब उसका पहले वो फैब्रिक था, उसका यूज कुछ और था, किसी भी यूज में वो चल सकता था। कोई मतलब मैं भी पहन सकता था, मेल भी फीमेल भी, कोई भी पहन सकता था उसको अपने फॉर्म में डाल के। ओके, लेकिन अब वो शर्ट बन गया, यानी कि वो मेरे मेजरमेंट का बन गया है, तो अब मैं ही पहनूंगा। बोलिए यस और नो। तो पहले उसका नाम फैब्रिक था, अब क्या नाम हो गया? शर्ट, यानी नेम चेंज। पहला क्राइटेरिया क्या हुआ? नेम चेंज। दूसरा क्राइटेरिया यूज चेंज। अगर दोनों चेंज हुआ तो मैन्युफैक्चर है, अदरवाइज मैन्युफैक्चर नहीं है। एक्साइज पढ़ाते टाइम पर मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में 8 घंटे लगते थे, और आज के डेट में कितने देर में खत्म हो गया? 1 से 2 मिनट के अंदर। जब एक्साइज पढ़ते थे हम लोग, जब सीए बन के आए थे, उस समय पर 8 घंटे टीचर को लेक्चर देना पड़ता था मैन्युफैक्चर क्या होता है। ठीक है, चलिए आइए, इस पर कम से कम 5-7 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, मैन्युफैक्चर है या मैन्युफैक्चर नहीं है। ठीक है, आइए, आपने ऊपर एक वर्ड देखा, एक्शनेबल क्लेम। अब एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन करने के लिए सीजीएसटी एक्ट में छोटी सी डेफिनेशन है। ठीक है,
इसको बढ़ाया और सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर यहां पर एक्शनेबल क्लेम को वाइड किया गया और इन सब को एनालाइज करने के बाद यह डेफिनेशन निकलता है। क्या निकलता है इसको मैं एक लाइन में समराइज कर दूंगा, लेकिन अभी एक बार पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम मींस अ क्लेम ऑफ एनी डेप्ट, किसी भी तरह के डेप्ट का क्लेम हो सकता है अदर देन अ सिक्योर्ड डेप्ट। इसका मतलब यह है कि मैं कह सकता हूं, ध्यान से देखना, क्लेम ऑफ एनी अनसिक्योर्ड डेप्ट, यही मैं निकाल सकता हूं इसका इंटरप्रिटेशन, बोलो यस और नो। क्लेम ऑफ एनी अनसिक्योर्ड डेप्ट को एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। इतनी बात बोल दें। अब आइए, और ये अनसिक्योर्ड डेप्ट्स जो होने चाहिए वो किसी भी तरह से सिक्योर्ड नहीं होने चाहिए, जैसे मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाइपोथिकेशन ऑफ प्लेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी। मैं इसको एक लाइन में समराइज करूं तो क्या होगा, किसी भी तरह से वो सिक्योर नहीं होना चाहिए। ओके बच्चे, यस सर। इसके बाद आइए, अब इसी सिक्योरिटी की डेफिनेशन आगे लिखा गया है, विच सिविल कोर्ट रिकॉग्नाइज एज अफोर्डेबल ग्राउंड फॉर रिलीफ वेदर सच डेप्ट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट बी एग्जिस्टेंस एक्रूइंग कंडीशनल और कंटिंजेंट। सर अगर एग्जाम में ऐसा डेफिनेशन पूछ लिया तो फिर तो हम मर गए, अगर इतना लिखना पड़ गया तो। ऐसा नहीं पूछेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, और अगर पूछ भी लिया तो आप एनालाइज करके आंसर दे दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, एक्शनेबल क्लेम मींस अ क्लेम ऑफ एनी डेप्ट विच इज नॉट सिक्योर्ड बाय एनी मींस इज नोन एज एक्शनेबल क्लेम। फॉर एग्जाम्पल, लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, डिवेंचर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, बैंक गारंटी, फिक्स डिपॉजिट रिसिट एंड एरियर्स ऑफ रेंट एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम के एग्जाम्पल हैं। ये दो एक्ट की डेफिनेशन से मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया है। क्या मेरी बात समझ आई? बोलिए यस और नो। हाँ, अब बेटा यहां से आगे एक वर्ड आया वहां ऊपर, मनी किसे बोलते हैं? तो मैंने बोला इंडियन लीगल टेंडर। कोई भी इंडियन लीगल टेंडर है तो उसे आप क्या बोल दोगे? मनी बोल दोगे। एनी फॉरेन करेंसी, कोई भी फॉरेन करेंसी हो, चेक हो, प्रोमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, लेटर ऑफ क्रेडिट हो। क्या होता है लेटर ऑफ क्रेडिट? एफएम पढ़ा था आप लोगों ने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहां पर लेटर ऑफ क्रेडिट बताया गया था। क्या बताया था? बैंक ऑडिट किया था आपने? दोनों में से किसी ने नहीं किया? ओके। बैंक ऑडिट करते तो आपको आपका बॉस बताता एलसी चेक कर लेना, एलसी चेक कर लेना। ये एलसी क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट। क्या होता है? ठीक है, वेरी गुड। ध्यान से सुनिएगा, एलसी होता क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है, देखिए मुझे अमेरिका से एक ऑर्डर आया, क्या कि आप 5 टन माल मुझे सप्लाई करोगे। ठीक है, अब 5 टन माल सप्लाई करोगे और उसने बोल दिया कि इसमें क्वालिटी जो लगेगा ना वो ब्रिटेन से एक्स कंपनी का मैन्युफैक्चर्ड रॉ मटेरियल लगेगा। अब मेरी मजबूरी है कि मैं ब्रिटेन से खरीदूं रॉ मटेरियल,
बोलिए यस और नो। ऑर्डर कस्टमर की डिमांड है, तो मैंने ब्रिटेन से रॉ मटेरियल खरीदा। रॉ मटेरियल वाले को बोला कि मेरे लिए तुम 5 टन माल बनाने लायक रॉ मटेरियल बना दो। ऐसा हो सकता है? रॉ मटेरियल वाला मेरे लिए बनाएगा और मैं 6 महीने बाद मेरा कस्टमर भाग जाए, 6 महीने बाद उधर से मेल आ जाए कि मिस्टर मदन, नाउ वी डोंट वांट टू परचेज दिस आइटम। अब मैं क्या करूं? मैंने तो ऑर्डर दे दिया था रॉ मटेरियल का, तो मैं भी उसे मना कर दूं कि मैं भी नहीं ले रहा था, मैं भी तेरा गुड्स नहीं लूंगा, वी डोंट वांट टू परचेज दिस आइटम। अगर ऐसा हो जाए तो सोचो इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी? मैंने किसी को ऑर्डर दिया कि 5,000 आइटम बना दे, और 5,000 आइटम वो मेरे लिए बना रहा है और मैंने लास्ट मोमेंट पे बना हुआ आइटम मना कर दिया, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम और इंटरनेशनल रिलेशन में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं गारंटी चाहूंगा या नहीं चाहूंगा? मैं अमेरिका वाला से चाहूंगा कि तुम इस ऑर्डर को कैंसिल नहीं करोगे या मेरे पेमेंट को डिफॉल्ट नहीं करोगे। इसके लिए मुझे या तो बैंक गारंटी दे दो या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो। ठीक है? तो लेटर ऑफ क्रेडिट कब होगा? जब बैंक गारंटी मैं किससे लूंगा? अपने कस्टमर से लूंगा। ध्यान देना, बैंक गारंटी किससे लूंगा? अपने कस्टमर से। जो उसका बैंक ऑफ अमेरिका है वो मुझे गारंटी करेगा कि ये व्यक्ति भाग जाएगा तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ठीक है? अगर मेरी पेमेंट नहीं आई, मैं आरबीआई को बोलूंगा बैंक ऑफ अमेरिका से बात करके मेरा पेमेंट दिलवाओ। ठीक है? ये बैंक गारंटी है। और दूसरा है, मैंने परचेज के लिए किसी को ऑर्डर दिया है, तो वो पेमेंट मेरा बैंक कर देगा। वो एक फैसिलिटीज बैंक देती है, मेरे बिहाफ पे उसे लेटर ऑफ क्रेडिट दे देगी। ठीक है? एलसी दे देगी कि अगर ये व्यक्ति आपको पेमेंट ना करे तो हम आपको पेमेंट कर देंगे। ठीक है? तो ये भी एक फैसिलिटीज है, फंडिंग है बैंक की, जो इनडायरेक्ट फंडिंग होती है। इसे नॉन फंड बेस्ड फाइनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन फंड बेस्ड फाइनेंस। ठीक है? बैंक से मैंने लोन लिया तो बैंक मुझे पैसा देगी, बोलिए यस और नो। लेकिन मैंने बैंक गारंटी या एलसी लिया है बैंक से, तो बैंक मुझे कोई पैसा नहीं देगी, वो सिर्फ गारंटी कर रही है कि कल मैं डिफॉल्ट करूंगा तो फिर बैंक उसको पेमेंट कर देगी। ओके? बताओ, बैंक ऐसा काम करती होगी फ्री में मेरे लिए? बैंक मेरे से एक अमाउंट चार्ज करती है। ठीक है? साथ में मेरे से गारंटी लेती है। कई बार बैंक कहती है तुम्हें 20 लाख का अगर एलसी चाहिए तो मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम क्या करो, 20 लाख का एफडी करा दो, एफडी मेरे पास रख दो, मैं तुम्हें 20 लाख की गारंटी दे दूंगा। बात समझ में आ रही है? अब आप सोचो जरा, मैं बोलूंगा मेरे पास 20 लाख होगा तो मैं आपको क्यों दूं, मैं उसी को दे देता हूं। ठीक है? तो अब एक बात और भी सोचना, एक प्रैक्टिकल, कि मैं ऐसा क्यों करूंगा? कल के डेट में वो गुड्स बनाया और गुड्स डिफेक्टिव निकल गया। क्या निकल गया? तो मैं उसकी पेमेंट कैसे रोकूंगा जब मैंने एडवांस में पेमेंट दे दिए तो? इसलिए मैं उसे एलसी दूंगा। क्या दूंगा? एलसी दूंगा कि कल के डेट में अगर कुछ भी दिक्कत आई तो पैसे तो मेरे बच गए, अदरवाइज तो मैं अपना पेमेंट बैंक को जो अभी कर रहा हूं मैं डायरेक्ट सप्लायर को कर देता। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ये पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस हैं और इस तरह से ये कंसिडरेशन के रूप में एलसी भी होता है। ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रेवलर चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल्स, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस काम के लिए? when used as a consideration to settle an obligation। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे आइटम मनी माने जाएंगे कब? जब वो किसी भी ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए कंसिडरेशन के फॉर्म में यूज किए जाएं। अगर कंसिडरेशन के फॉर्म में नहीं है तो फिर क्या मनी मानेंगे? बोलिए, नहीं मानेंगे। ठीक
इसका मतलब देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन, तभी वो मनी, इस तरह की कोई भी आइटम को आप मनी मानेंगे। ओके बच्चे, अदरवाइज मनी होते हुए भी मनी नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल, मैंने आपको 5,000 रुपए दिए, क्या मैंने आपका कोई सर्विस लिया? मैंने आपको 5,000 रुपए दे दिए, क्या मैंने आपका कोई सर्विस लिया? क्या ये कंसिडरेशन देने के लिए मैं लायबल था? नहीं, मेरी खुशी है, मैंने 5,000 दे दिए आपको। ओके, मेरी खुशी है क्योंकि आप एग्जाम में अच्छा करके आए हैं, तो चलिए मैं 5,000 दे देता हूं, 50,000 दे देता हूं, 51,000 का चेक रैंक होल्डर को दे देता हूं। ठीक है, तो अब रैंक होल्डर को मैंने 51,000 रुपए का चेक दिया, उससे मेरी बिजनेस प्रमोशन है, बोलिए यस और नो। लेकिन क्या आपने मुझे कोई कंसिडरेशन दिया, कोई सर्विस दी थी? आंसर इज नो। ठीक है, तो वो 51,000 उस समय मनी नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली तो मनी है, लेकिन जीएसटी के नजरिए से वो मनी नहीं है। ओके बच्चे, देयर मस्ट बी अ मनी फॉर कंसिडरेशन टू सेटल एन ऑब्लिगेशन और एक्सचेंज विद इंडियन लीगल टेंडर ऑफ अनदर डिनोमिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ? डॉलर दिया, इंडियन रुपीज लिया। ठीक है, डॉलर दिया, इंडियन रुपीज लिया, तो उसे मनी बोलेंगे। ठीक है, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी करेंसी दैट इज हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मैटिक वैल्यू। क्या होता है न्यूमिस्मैटिक वैल्यू? हिस्टोरिकल नेचर का कोई भी कॉइन्स है। ठीक है, कोई भी कॉइन्स है, कोई भी नोट्स हैं। अब जैसे मान लो हमारे देश में 500 और 1000 के पुराने नोट चलते थे या नहीं चलते थे? यस। अब मुझे चाहिए, मैं अपने बच्चे को दिखाने के लिए 1000 रुपए का नोट रखना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं कहीं से परचेज कर लूंगा, बोलिए यस और नो। तो क्या वो मनी माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। वो मनी, वो न्यूमिस्मैटिक वैल्यू के लिए, हिस्टोरिकल वैल्यू के लिए, मैं शौक के लिए रख रहा हूं। तो अगर मैं शौक के लिए रख रहा हूं तो ऐसे मनी को मनी नहीं मानेंगे। क्लियर है मेरी बात? इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस इन एनी फॉर्म। ठीक है, डिजिटल करेंसी, इवन क्रिप्टो करेंसी भी यहां पर क्या मान लिया जाएगा? मनी मान लिया जाएगा। अब बताओ, क्या वो इंडियन लीगल टेंडर है? क्रिप्टो करेंसी लीगल है क्या इलीगल है? सोच के बताना, बिटकॉइन लीगल है या इलीगल है? बिटकॉइन का नाम सुना है? क्या होता है ये? हाँ जी, फॉरेन सिक्योरिटीज तो नहीं है, एक डिजिटल करेंसी है। क्या है? जो क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी पर बनी है। ठीक है, किस पर बनी है? तो जितना मर्जी मैं क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी से बना सकता हूं क्या? पूरी दुनिया में 9 लाख, कितने? 9 लाख बिटकॉइन पहले माइनिंग हुए थे। ठीक है, माइनिंग अभी भी चल रही है, लेकिन उसकी माइनिंग बहुत टिपिकल है। ठीक है, माइनिंग, अब बताओ ये डिजिटल है फिर भी टिपिकल है, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी इतना आसान नहीं है। वो एक लिमिटेड ही बन सकते हैं कंप्यूटराइज, देयरफॉर उसकी मार्केट में आज वैल्यू है। पता है कितने हैं वैल्यू आज के डेट में एक बिटकॉइन के? आज के डेट में कितने होंगे आपके हिसाब से? 95 लाख रुपीज फॉर 1 बिटकॉइन। कितने? 95 लाख रुपीज पर अभी है, और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि अगले साल ये 1.5 करोड़ तक जा सकता है। ठीक है, अब ये मेरे इसको ऐसा कहने से कोई भी अपना पैसा पापा जी का मत लगा लेना। ठीक है, कल के डेट में मेरे पास इनकलाब जिंदाबाद करो कि सर आपने बोला था, मैंने तो पूरा ही लगा दिया।
1 रुपए से, $1 से शुरुआत थी उसकी। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये वैल्यू बढ़ क्यों रही है। सोचिए जरा, क्यों बढ़ रही होगी? क्योंकि जितनी भी इलीगल पेमेंट्स हैं पूरी दुनिया में, वो क्रिप्टो से होती है। ठीक है, जितने इलीगल पेमेंट्स हैं वो क्रिप्टो से होती है, इसीलिए इसकी वैल्यू बढ़ती है। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ऐसे क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, अब जैसे मान लो मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रिलायंस जैसी हूं, ठीक है, मेरा वेबसाइट अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति हैक कर लेता है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन उसने हैक कर लिया मेरा आज के डेट में पूरे ऑपरेशन पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो जो चाहेगा कर सकता है। ठीक है, और मैं उससे कुछ भी नहीं कर सकता। अब आप मुझे बताओ मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं उसे फोन करके बोलूंगा दे दे, तो प्यार से दे देगा वो? क्या बोलेगा? पैसे दो। तो मैं बोलूंगा बैंक अकाउंट भेज दे, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दूंगा। क्या वो लेगा? नहीं लेगा। कल के डेट में वो अमेरिकन पुलिस भी पकड़ लेगी और इंडियन पुलिस के सपोर्ट से हम भी उसे पकड़ के ले आएंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मुझे कोई इलीगल तरीके से पैसे मांगेगा। तो बोलेगा क्रिप्टो दे दो, 50 बिटकॉइन दे दो, आपको हम दे देते हैं। ऐसा हो सकता है ना? अब मैं भागे भागे कहां जाऊंगा आज? तो क्रिप्टो की वेबसाइट पर बिटकॉइन परचेज करने जाऊंगा। बोलो यस और नो? चाहे जिस रेट में मिलेगा मैं लूंगा या नहीं लूंगा? यस। क्या वहां सेलर हर समय बैठे होंगे? नहीं होंगे। मैं कोटेशन दूंगा 95 लाख अभी लास्ट बिका, तो मैं बोलूंगा 95,50,000। तो एक आपके जैसा सेलर आ जाएगा। चलो एक बिटकॉइन मेरे पास आया। अब फिर मैं बैठा हूं, कोई आ तो जाओ बेचने के लिए, और सब इंतजार कर रहा है तुम अपना प्राइस बढ़ाओ। मैं बोलूंगा 1.25 करोड़, 5 और आ गए, मैंने खरीद लिया। इस तरह से मैं 50 इकट्ठा करूंगा और फिर जाके बेचूंगा। ऐसा होता है, भेज दूंगा उसे। ऐसा होने के कारण उसकी प्राइस बढ़ती है। क्या मेरी बात समझ में आई? जिस दिन बायर नहीं मिला और सेलर बहुत ज्यादा आ गया, उसकी प्राइस खत्म। ठीक है, तो बस यही चीज है। आप लोग इसको समझ गए हैं। एक वर्ड इसमें यूज हुआ कंसिडरेशन, तो आप बताइए कंसिडरेशन क्या होगा? हाँ जी, कंसिडरेशन क्या है? आप लोग थके तो नहीं? हाँ जी, थक गए? ओके, तो बच्चे ने कहा ट्रेवलर चेक है। हाँ, क्या होता है ये? देखो, अब तो खैर कार्ड का जमाना आ गया और उसका आ गया। पहले क्या होता था कि मैं जैसे मुझे अमेरिका जाना है, तो अमेरिका में मैं डॉलर जेब में लेके जाऊंगा तो हो सकता है ना कि कोई पर्सन मुझसे छीन ले और कुछ भी कर सकता है। तो मैं बैंक से क्या करता था, मैं ट्रेवलर चेक बनवा लेता था 100-100 डॉलर के। कितने? 100-100 डॉलर के ट्रेवलर चेक दे दो मुझे। ठीक है, मैं जिस दुकान पे जाऊंगा एक ट्रेवलर चेक दे दूंगा, मेरे इंडिया के बैंक का इशूड चेक है, तो वहां पर वो 100 डॉलर का सामान दे देंगे या 100 डॉलर रुपए दे देंगे मुझे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से ये ट्रेवलर चेक ईज ऑफ ट्रेवलिंग के लिए बनाया गया था। ओके, ये बाहर से भी लोग आते थे तो बैंक ऑफ अमेरिका भी उनको डॉलर का देती थी। हमारे यहां पे आके वो क्या करते थे, कोई भी गुड्स खरीदते थे ट्रेवलर चेक दे देते थे। तो वो जब ट्रेवलर चेक कंसिडरेशन के फॉर्म में गया तो उसे हम मनी मान लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलिए यस और नो? यस सर। इसी के साथ बच्चे आज थक गए हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं नहीं थका। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी डिस्कशन जारी रहेगी और सप्लाई को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में 2 पार्ट थे। पहले इंट्रोडक्शन था, इसलिए हमारे पास जो बच्चे बैठे हैं वो
थक गए हैं। तो आप लोग तो 2 पार्ट में देखोगे, लेकिन यहाँ बच्चे जो बैठे हैं वो सभी 1 पार्ट में ही देख रहे हैं, इसलिए वो थके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।